हाय गाइस, वार्म वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश जोन। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSP PGT इंग्लिश सॉल्व पेपर 2018 डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर मेक्स अस द फ्रेमिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड इंडक्शन। यहाँ पे शेक्सपियर के प्ले की बात हो रही है कि कौन सा ऐसा उनका प्ले है जो जाना जाता है, जो जाना जाता है फ्रेमिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड इंडक्शन के नेम से। एंड वी हैव दी ऑप्शंस हियर, मच एडो अबाउट नथिंग जो कि लिखा गया है 1589 से लेकर 1599 के मिड में। ट्वेल्थ नाइट 1601 से 1602 के मिड में ये प्ले लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, जो एक कॉमिक प्ले है। द टेमिंग ऑफ द श्रीव 1590 से लेकर 1592 के मिड में ये वर्क लिखा गया है। एंड द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर 1597 में ये प्ले विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। फ्रेंड्स, ये इनके डेट्स बताने का मोटिव ये है कि कभी आपके एग्जाम में अगर किसी प्ले से रिलेटेड उसका पब्लिकेशन ईयर या उसका राइटिंग ईयर पूछ लिया जाता है तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहो। और प्लीज क्वेश्चंस के आंसर्स और उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपने नोट्स में जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट जब भी आप एग्जाम के लिए जाओगे तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है एंड जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ तो आपको उन फैक्ट्स के थ्रू उसके आंसर्स में आपको बताती जाऊंगी और आप अपने नोट्स में उसको नोट डाउन करते जाइए। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। और जो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है, जी हाँ, वो है ऑप्शन सी, द टेमिंग ऑफ द श्रीव, जो कि लिखा गया है 1590 से 1592 के मिड में। दिस इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और ये 2018 DSSB PGT इंग्लिश के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। एंड हियर वी हैव द सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट नेम्स द पोएट एंड द पोएम फ्रॉम व्हिच दीज लाइंस आर टेकन। इस लाइंस की बात हो रही है, यहाँ पे जो लिखा गया है ये लाइन मैं आपको एक बार पढ़ के आपको बता देती हूँ। We decay like corpse of the charnel, the creative spirit of Adonis like a star, because from the abode where the eternals are. These are the lines. आपको बताना है ये लाइन किसने लिखी है और किस पोएम में लिखी है या किस पोएट की लाइन है, उसके किस कॉम्पोजिशन से ये लाइन ली गई है, आपको इसको बताना है आंसर। ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। ऑप्शन ए मिल्टन लिसिडास, जो कि पब्लिश हुआ है 1637 में। टेनिसन्स इन मेमोरियम 1850 का वर्क है इनका। पीबी शेलीज एडोनिस 1821 का एडोनिस जो वर्क था वो जॉन कीट्स की डेथ पे लिखा गया है वर्क। एंड एर्नोल्ड थायरेसिस 1865 का ये वर्क है। सो ऑल आर दी एलिजी पोएम, जितने भी पोएम यहाँ पे मेंशन है ये सभी एलिजी पोएम्स हैं। आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस में मेंशन करा गया है ये सभी एलिजी पोएम है। मिल्टन का लिसिडास मेंशन है, टेनिसन का इन मेमोरियम, शेले का एडोनिस एंड मैथ्यू एर्नोल्ड का थायरेसिस। सो द करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन या इस लाइन के अकॉर्डिंग है कि पूछा जा रहा है किस पोएट के किस कॉम्पोजिशन से लिया गया है। आप सभी ने आंसर भी दे दिया होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इसका भी आंसर करेक्ट है। ये शेलीज एडोनिस का से ये लाइंस ली गई हैं जो कि जॉन कीट्स की डेथ पे ये वर्क लिखा गया है। तो यहाँ पे मैं ये भी मेंशन कर दे रही हूँ। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। बात कर लेते हैं नंबर थर्ड क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई द प्ले एंड करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, प्ले का नेम बताना है। इसमें डॉक्टर जॉनसन से रिलेटेड है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, हु वाज द ग्रेट क्रिटिक ऑफ द 18th सेंचुरी, मेड दिस ऑब्जर्वेशन अबाउट अ प्ले ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के किसी प्ले से रिलेट करता हुआ ये वर्क है जिसको ये लाइंस हैं। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ऑब्जर्व किया है विलियम शेक्सपियर के प्ले से रिलेटेड, वो उसमें यहाँ पे वो मेंशन किया गया है। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है आपको मैं ये मेंशन कर देती हूँ। टू वेस्ट क्रिटिसिज्म अपॉन अनरेसिस्टिंग imbecility, upon faults too evident for detection and too gross for aggravation। ये लाइंस हैं और ये बताया जा रहा है कि विलियम शेक्सपियर के किस लाइन से रिलेट, किस प्ले से रिलेटेड ये सैमुअल जॉनसन ने ऑब्जर्व करा हुआ है एंड उसका आंसर आपको देना है। एंड द करेक्ट आंसर जिसकी हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ द वीडियो ऑफ DSSB PGT इंग्लिश 2018 का पेपर जो था उसमें जो ये क्वेश्चन है वो है ऑप्शन डी। यस, सिम्बलाइन की बात हो रही है। ये वर्क था जो कि विलियम शेक्सपियर ने अपने लास्ट फेज ऑफ लिटरेरी करियर में ये लिखा हुआ है। ये प्ले है सिम्बलाइन, जिसके बारे में सैमुअल जॉनसन ने ऑब्जर्व किया अबाउट द प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, दैट वाज द प्ले सिम्बलाइन।
Next number question number 4 is the Shakespeare सोनेट कंसिस्टेड ऑफ। शेक्सपियर के सोनेट की बात हो रही है कि शेक्सपियर का सोनेट का जो पैटर्न होता था, जो उनकी लाइंस का पैटर्न होता था, वो क्या था। वैसे यूजुअली जो सोनेट्स होते हैं वो 14 लाइंस में लिखे जाते हैं, बट शेक्सपियरियन सोनेट्स के पैटर्न क्या था, लाइन का पैटर्न जो था वो आपको बताना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। आपने ऑप्शंस भी देख लिया है, 3 क्वार्टरन्स एंड ए कपलेट, 7 couplets, an octave or sestet and an individual 14 लाइंस यूनिट। तो करेक्ट जो आंसर हमारा होता है वो ऑप्शन ए है। शेक्सपियर की जो सोनेट का जो लाइनिंग पैटर्न था, जो राइमिंग पैटर्न था, इट हैज डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टरन्स एंड अ कपलेट। लास्ट में इसका कपलेट होना इंपॉर्टेंट था इनके ये जो सोनेट्स हैं। हाँ जी, तो इसका जो राइमिंग पैटर्न था वो था ए बी सी डी ई एफ एंड जी जी। ये राइमिंग पैटर्न था। ये राइमिंग पैटर्न हुआ करता था विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स का। जो 3 क्वार्टरन्स आप देख लो, 3 क्वार्टरन्स में होता है, एक क्वार्टरन्स में 4 लाइंस होती हैं, एंड ये 4 लाइंस, यहाँ पे 4 लाइंस, यहाँ पे 4 लाइंस एंड 1 couplet. This is called 3 quatrains and a couplet, and this is the rhyming scheme of the rhyming pattern of the William Shakespeare sonnets. Number 5 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। Which one of the following plays by Shakespeare does not employ a chorus or a character playing a role similar to that of a chorus? यहाँ पे शेक्सपियर के प्ले से रिलेटेड बात हो रही है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। Which one of the following plays by Shakespeare, शेक्सपियर के किसी प्ले में की बात हो रही है, that does not employ a chorus, उसमें कोरस का एम्प्लॉय नहीं होता है, उसमें प्रोडक्शन नहीं है, और अ कैरेक्टर प्लेइंग अ रोल सिमिलर टू दैट ऑफ ए कोरस, कोरस के जैसा जो रोल प्ले करता है उसका कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन शेक्सपियर के किस प्ले में नहीं मिलता है। आपको उसका आंसर देना है, और जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज मैकबेथ। मैकबेथ जो कि लिखा गया है 1606 में, ये विलियम शेक्सपियर का वन ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडीज में काउंट होता है। बाकी अदर हम उनके प्लेस की बात कर लेते हैं। पेरिक्लिस 1609 का वर्क है। हेनरी फिफ्थ जो कि एक क्रॉनिकल प्ले है, 1599 में लिखा गया है। एंड द विंटर्स टेल जो कि 1610 से 1611 के मिड में लिखा गया है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मैकबेथ। ऑप्शन बी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है। Number 6 question is Thyrsis Amonogy is an elegiac poem by Matthew Arnold. Finest poem. Thyrsis is a traditional Greek name for a shepherd poet. यहाँ पे जो थारिसिस जो एलिजी पोएम है मैथ्यू अर्नोल्ड की, जो कि अपने उन्होंने फ्रेंड की मेमोरी में लिखा हुआ, उसकी डेथ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि वो जो थारिसिस इज अ ट्रेडिशनल ग्रीक नेम ऑफ अ शेफर्ड पोएट, तो उस पोएट का नेम बताना है जिसकी मेमोरी में थारिसिस लिखी गई है, which was an elegiac poem that was written by Matthew Arnold, composed by Matthew Arnold, and it is one of the finest poem of English literature and of Matthew Arnold. So जो करेक्ट आंसर है, आपने इसका आंसर दे दिया होगा। बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए DSSS के पेपर की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी, इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत लेंथी होते हैं, बहुत इजी, बहुत एक लाइन में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगर ये क्वेश्चन पूछना ही होता तो इस क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछ सकते थे कि थारिसिस वाज रिटन ऑन हुज मेमोरी बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, किसकी मेमोरी में वो लिखा गया है, किसकी एलिजी में किसकी डेथ पे वो पोएम लिखी गई है। बट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को इतना बड़ा मेंशन करके फिर आंसर पूछ रहा है, और आंसर बहुत ही इजी है इसका। आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा, एंड यस ऑफ कोर्स दिस इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Arthur Hugh Claw is the trained shepherd poet of the मैथ्यू अर्नोल्ड, जिसकी मेमोरी में उनकी डेथ पे ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने एलिजी पोएम जो थारिसिस था उसको कंपोज किया हुआ था। नंबर 7 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एंड फ्रेंड्स आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपने लाइक भी कर दिया होगा इस वीडियो को। अगर अभी तक शेयर नहीं किया प्लीज शेयर दिस वीडियो, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल सो दैट कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और एग्जाम्स आपके बहुत ही नजदीक है, 30 जून डेट है आपके एग्जाम की, तो प्रिपेयर रहिए एग्जाम के लिए। इसीलिए मैं ये सेशन लेके आई हूँ। आपको कल फिर से एक नया वीडियो मिलेगा इंग्लिश लिटरेचर DSSS में इंग्लिश के पेपर से ही रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। आइडेंटिफाई व्हाट सिडनी डिड नॉट से अबाउट और ऑन हिस्ट्री। हिस्ट्री
या के बारे में सिडनी ने क्या नहीं बोला है, उसका ऑप्शन आपको मैं यहाँ पे दे देती हूँ। पोएट्री कैन रिवॉर्ड virtue and punish vice or will. History reflects life where sinners can prosper. यहाँ पे आपको इस ऑप्शंस में बताना है कि सिडनी ने हिस्ट्री के बारे में क्या नहीं, फिलिप सिडनी की बात हो रही है, क्रिटिक, ही वाज आल्सो क्रिटिक, तो यहाँ पे फिलिप सिडनी ने हिस्ट्री के बारे में क्या ऐसा बोला है, ऐसा नहीं कहा है, इसमें आपको आंसर देना है। एंड ऑप्शन डी हमारा है पोएट्री लिबरेट्स इटसेल्फ थ्रू रियलिटी, हिस्ट्री इज कॉन्स्ट्रेंड बाय रियलिटी। ऑप्शन सी है पोएट्री यूजेस एग्जांपल्स एज हिस्टोरियंस एंड प्रिसेप्ट्स as philosopher do, and option D है poetry can portray the ideal, history cannot as it is bound by truth and reality। तो आपको बताना है सिडनी ने कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं कहा है, कौन सा ऐसा जो स्पीच है या कौन सा ऐसा जो सेंटेंस है वो सिडनी ने हिस्ट्री के बारे में नहीं बोला है। एंड जो उसका करेक्ट आंसर है उसकी बात हम कर लेते हैं, दैट इज ऑप्शन बी। इसका जो है पोएट्री लिबरेट्स इटसेल्फ थ्रू रियलिटी एंड हिस्ट्री इज कंस्ट्रेंट बाय रियलिटी। ये आपका जो है ये करेक्ट आंसर है कि सिडनी ने ये स्पीच या ये वर्डिंग्स हिस्ट्री के बारे में नहीं बोला है। एंड नंबर 8 क्वेश्चन इज दिस फेमस नॉवेल बाय सर वॉल्टर स्कॉट हैज एलिजाबेथ फर्स्ट एज अ कैरेक्टर। एलिजाबेथ फर्स्ट को एज अ कैरेक्टर सर वॉल्टर स्कॉट ने किस अपने नॉवेल में मेंशन किया हुआ है, वो आपको बताना है, इसका आंसर देना है इस ऑप्शंस में। ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके सामने। और सर वॉल्टर स्कॉट की बात कर लेते हैं तो वो ही वाज द ग्रेट हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट एंड ऑल्सो वो जाने जाते हैं अपने उनके जो सेटिंग्स हुआ करते थे वेवरली नॉवेल के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है ऑप्शंस में, जैसे हम आर के नारायण को मालगुडी नॉवेल्स के लिए जानते हैं एंड ऑल्सो बात कर लेते हैं हम थॉमस हार्डी को वेसेक्स नॉवेलिस्ट जानते हैं, उसी तरीके से सर वॉल्टर स्कॉट को हम वेवरली नॉवेलिस्ट के रूप में जानते हैं, उनको फॉर्म में जानते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि एलिजाबेथ फर्स्ट को एज अ कैरेक्टर सर वॉल्टर स्कॉट ने अपने किस नॉवेल में मेंशन करा हुआ है, कैरेक्टराइजेशन उनका दिया हुआ है। एंड जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, ये है किलिंगवॉर्थ, जो कि पब्लिश हुआ है 1821 में। ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर रहे हो, उसके फैक्ट्स को नोट डाउन कर रहे होगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स यूज द medieval and Renaissance medical theory that the human body held a balance of 4 liquids. When properly balanced, these humors were thought to give the individual a healthy mind in a healthy body. The option below lists the 4 humors, but one of them is incorrect. Identify the incorrect option. ये options है आपके पास। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, अगर ये आपके सामने ऑनलाइन एग्जाम्स होता है इसका पीजीटी का, तो अगर आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको पढ़ के ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे कि किस क्वेश्चन की बात हो रही है, क्या दिया गया है, पूरा पढ़ना होगा। बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी आंसर है इसका। और ये 4 लिक्विड्स की बात हो रही है कि बताना है आपको कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं रिलेटेड टू कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, जिसमें 4 लिक्विड्स का यूज करा जाता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो होते हैं जो कंपोज करते वक्त। बट which one is not one of them, जो करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है उस पे आपको टिक करना है। यहाँ पे हम बात कर लें तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो इनकरेक्ट है। सैंग्यूइन ये कोई भी एक ह्यूमर नहीं है जो 4 लिक्विड्स में नहीं काउंट होता है। बाकी जो ब्लड, कलर एंड फेल्गम ये हमारा ब्लैक बाइल होता है, वो दीज आर दी 4 कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, 4 लिक्विड्स which balance a human body। सो अगर 4 हम लिक्विड्स की बात करते हैं फॉर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, देन जो 4 लिक्विड्स होते हैं इसमें उनकी बात कर लेते हैं हम, जो हैं ब्लड, फेल्गम, येलो बाइल जिसको हम बोलते हैं कॉलर ये है, एंड ऑल्सो ब्लैक बाइल। सो ये 4 जो लिक्विड्स हैं, दीज 4 लिक्विड्स बैलेंस द ह्यूमन बॉडी। जब ये प्रॉपरली बैलेंस होते हैं तो ये जो होता है कि दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल हैज अ हेल्दी एंड माइंड एंड हेल्दी बॉडी। सो इसी तरीके से जो हमारा ऑप्शन ए होगा वो इनकरेक्ट है। नंबर 10 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गॉथिक नॉवेल्स आर टेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड हॉरर्स। देखिए गॉथिक नॉवेल्स की बात हो रही है तो वो टेल्स होते हैं, वो एक स्टोरी, एक कहानी होती है मिस्ट्री एंड हॉरर की। दे रिली heavily on
डॉट 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 आइडेंटिफाई द रॉन्ग एट्रीब्यूटेड फीचर्स। यहाँ पे कि इसका जो रॉन्ग एट्रीब्यूटेड फीचर है अबाउट गॉथिक नॉवेल उसको पहचानना है, उसको आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है एन इनोसेंट यंग हीरोइन नॉर्मली गवर्न्स। ऑप्शन बी है सुपरनेचुरल एक्सोटिक एनवायरनमेंट। ऑप्शन सी है नॉन लिनियर प्लॉट नरेटेड थ्रू लेटर्स। एंड ऑप्शन डी है प्रेजेंस ऑफ डेविल एंड और घोस्ट। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें किसी तरीके के लेटर्स का यूज नहीं होता है। जो प्लॉट होते हैं वो किसी भी लेटर के फॉर्म में नहीं नरेट होते हैं। सो ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गॉथिक नॉवेल की मिस्ट्री एंड हॉरर की जो स्टोरी डिपेक्ट करता है, नरेट करता है, गॉथिक नॉवेल जिसमें इन्वॉल्व होते हैं मिस्ट्री एंड हॉरर के ब्लड शेड की स्टोरीज, उसमें कौन सा ऐसा फीचर है इस ऑप्शंस में जो इसको जस्टिफाई नहीं करता है। और जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि लेटर्स के फॉर्म में जो नॉवेल्स लिखे जाते हैं दे आर कॉल्ड एपिस्टोलरी नॉवेल्स। तो लेटर्स के फॉर्म में गॉथिक नॉवेल्स नहीं लिखे जाते। नंबर 11 क्वेश्चन इज द रोमांटिक पीरियड व्हिच ran between the publication of lyrical ballads and the passing of the reform bills emphasized the following mention in the options. One of the option is not related to the ideals of the romantic period. Identify it. देखिए क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा लेंथी पूछे जा रहे हैं BSSB के पेपर में, तो आपको प्रिपेयर रहना होगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि क्वेश्चन बहुत ही वन लाइनर नहीं होंगे। एंड ऑप्शंस बहुत ही इजी है, ये क्वेश्चन भी आप पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन की जो तरीका है पूछने का वो किस तरीके का हो सकता है। और ऑप्शन जो इसका है कि पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा फीचर है इस चारों ऑप्शंस में जो रोमांटिक आइडियल्स को नहीं रिलेट करता है, आपको उसको पहचानना है। और ऑप्शन ए मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव रेशनलाइजेशन। ऑप्शन बी है एन एक्सल्टेशन ऑफ नेचर सीन सिंबॉलिकली। ऑप्शन सी है इंटेंस फोकस ऑन ह्यूमन सब्जेक्टिविटी। ऑप्शन डी है फोकस ऑन चाइल्डहुड एंड स्पॉन्टेनिटी। तो आपके जो तीनों ऑप्शंस हैं दे ऑल आर रिलेटेड टू ऑप्शन बी सी डी, वो रोमांटिक एरा से बिलोंग करते हैं। रोमांटिक पीरियड का जो एक आइडियल है, जो एक कैरेक्टराइजेशन है या कैरेक्टरिस्टिक है, वो इसको फॉलो करता है। बट ऑप्शन ए जो हमारा है वो इनकरेक्ट है अबाउट रोमांटिक एरा। सो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जो इनकरेक्ट ऑप्शन जो नहीं रिलेट करता है रोमांटिक एरा से उसे ही बताना है। तो कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव रेशनलाइजेशन ये हमारा 18वीं सेंचुरी का, अगर हम बात करते हैं एक कैरेक्टराइजेशन की, तो ये हमारा 18वीं सेंचुरी का ये कैरेक्टराइजेशन इसको बोलते हैं। ये एक उसका फीचर है 18वीं सेंचुरी एरा का। नंबर 12 क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन जो हमारा है स्क्रीन पे, विच ऑफ द ऑप्शंस डज नॉट डिस्क्राइब एन एसेंशियल फीचर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स की बात हो रही है कि कौन सा ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जो ब्लैंक वर्ड्स की फीचर्स को नहीं डिस्क्राइब करता है। आपको बताना है उसका आंसर, और आपको ऑप्शंस में मेंशन कर देती हूँ। ऑप्शन ए ब्लैंक वर्ड्स डज नॉट सूट टू द हाई सीरियसनेस ऑफ एपिक्स सच एज पैराडाइज लॉस्ट। ऑप्शन बी अ ब्लैंक वर्ड्स uses unrhymed five stress line iambic pentameter. Option C है a blank verse is closest to the rhymes of normal everyday English speech. And option D है the blank verse did not disappear and could be found in later school of poetry including T.S. Eliot. So जो correct answer जो हमारा है जो कि डिस्क्राइब नहीं करता है एज एन एसेंशियल फीचर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स, वो हमारा है ऑप्शन ए। ये हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाकी जितने ऑप्शंस हैं वो आपको एसेंशियल फीचर्स हैं ब्लैंक वर्ड्स के, बट ये ब्लैंक वर्ड्स डज नॉट शो द हाई सीरियसनेस ऑफ एपिक्स सच एज पैराडाइज लॉस्ट, इसको जस्टिफाई नहीं करता है। और बाकी ब्लैंक वर्ड्स जो रहते हैं वो अनराइम्ड फाइव स्ट्रेस लाइन जो एम्बिक पेंटामीटर्स में होती है उसमें यूज होता है। एंड ब्लैंक वर्ड्स इज द क्लोजेस्ट टू द रिदम्स ऑफ द नॉर्मल एवरीडे स्पीच में जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं वो ब्लैंक वर्ड से ज्यादा मिलता जुलता है। एंड ब्लैंक वर्ड्स डिड नॉट डिसअपीयर एंड कुड बी फाउंड लेटर स्कूल्स ऑफ पोएट्री, जो कि बाद में जो कि पोएट्री मॉडर्न टाइम में लिखे गए हैं बाय टी.एस. एलियट उसमें आते हैं। तो उस टाइम की पोएट्री में आपको ब्लैंक वर्ड्स का यूज भी मिलता है उनकी पोएटिक लाइंस में। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस करा हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 13 क्वेश्चन की। In which of the following poems did Milton
इन्वोक द गॉडेस ऑफ मर्थ एंड मेलॉन्कली। ऑप्शन बताना है किस गॉडेस ऑफ मर्थ एंड मेलॉन्कली को इन्वोक करते हैं मिल्टन अपने किस पोएम में। ऑप्शन ए है दी ऑन हैविंग अटेन्ड द एज ऑफ 3 and 20 एंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस इस पोएम में, या कुम्यूज एंड लिसिडास में ऑप्शन बी था। ऑप्शन डी एल एलिग्रो एंड एल पेंसिलोसो। ऑप्शन डी पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड में। किसमें वो इन्वोक करते हैं गॉडेस ऑफ मर्थ एंड मेलॉन्कली। सो द करेक्ट आंसर जो हमारा है वो ऑप्शन सी है, एल एलिग्रो एंड एल पेंसिलोसो, जिसका होता है जॉयस मैन एंड हैप्पी अनहैप्पी मैन या मेलॉन्कलिक मैन, एल पेंसिलोसो का मतलब होता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा ऑप्शन होगा ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नंबर 14 क्वेश्चन इज which of the tragic heroes of Shakespeare exemplify the Aeschylean notion of knowledge through sufferings? Redemption कौन सा हीरो है, ट्रेजिक हीरो है शेक्सपियर का जो एग्जाम्पलीफाई करता है एस्किलीज की नोशन को नॉलेज थ्रू सफरिंग। एंड we have the options. Option A Macbeth in Macbeth, option B है Antony in Antonio and Cleopatra, option C है Hamlet in Hamlet, option D है Lear in King Lear। So correct answer है हमारा जो वो ऑप्शन डी है, लियर इन किंग लियर। जो किंग लियर का जो कैरेक्टर है, जो लीडिंग कैरेक्टर है किंग लियर प्ले में, दैट वाज लियर किंग लियर। एंड वो जो एग्जाम्पलीफाई करता है एसिक्लियन नोशन को, जिसमें नॉलेज थ्रू सफरिंग उसको पता चलता है। रिडेम्पशन का ये सब्जेक्ट मैटर है इस प्ले में शेक्सपियर के, जिसको जब वो सफर करता है उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि किस तरीके से उसने गलत किया है अपनी बेटी, छोटी बेटी के साथ में। तो इस तरीके से ये जस्टिफाई करता है इस प्ले को। नंबर 15 क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है TSSB 2018 इंग्लिश पीजीटी पेपर से, और इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट भी होगा इस वीडियो से रिलेटेड, इस सेम टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग कन्वर्सेशंस एंड सीन्स ऑफ द फेमस became especially popular in the 17th century. This material is especially useful for biographers and can be a form of literary biography in itself. One of the best known examples of this is, ऑप्शंस है आपको बताना है, द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग कन्वर्सेशन एंड सेइंग्स ऑफ फेमस बिकेम स्पेशली पॉपुलर इन द 17th सेंचुरी। कौन सा ऐसा बायोग्राफी है या बायोग्राफर जो इसमें वर्क है, बायोग्राफी वर्क है जो इस एग्जाम्पल को जस्टिफाई करता है। ऑप्शन ए है लिटन स्ट्रेचेस एमिनेंट विक्टोरियंस, ऑप्शन बी जेरोम्स का माय लाइफ एंड टाइम्स, ऑप्शन सी जेम्स बॉसवेल्स बायोग्राफी ऑफ सैमुअल जॉनसन, एंड ऑप्शन डी है विलियम हैजलिट्स टेबल टॉक अ कलेक्शन ऑफ एसेज। एंड द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन को जो जस्टिफाई करता है, एंड दैट इज ऑप्शन सी, यस, जेम्स बॉसवेल्स बायोग्राफी ऑफ सैमुअल जॉनसन, ये करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जिसमें recorded conversations जो है and sayings of a famous Samuel Johnson that was described in the work biography of Samuel Johnson by James Boswell, which is not a major aspect in playwriting. Playwriting में major aspects कौन सा नहीं है आपको ये बताना है, and we have the option here, option A plot, option B genre, option D dialogue, और option D we have option D है cliche। and जो हमारा इस क्वेश्चन को के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है आप सभी ने दे दिया होगा, क्योंकि प्लॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम कोई ड्रामा लिख रहे होते हैं। जॉनर इज आल्सो इंपॉर्टेंट, कौन सा जॉनर है, ट्रेजिक है, कॉमिक है, या आपका ट्रेजिक कॉमिक प्ले है या क्रॉनिकल प्ले है, किस तरीके का प्ले है वो भी इंपॉर्टेंट होता है व्हाइल राइटिंग ड्रामा। एंड डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी कन्वर्सेशन या जो भी यहाँ पे परफॉर्म्ड होते हैं प्ले, जो भी लिखे जाते हैं वो डायलॉग के फॉर्म में लिखे जाते हैं। जो भी कन्वर्सेशन होती है वो डायलॉग के फॉर्म में होती है। एक कैरेक्टर बोलता है अपने डायलॉग को, तो उसके रिस्पॉन्स में दूसरा कैरेक्टर बोलता है। सो ए बी एंड सी इज द इम्पोर्टेंट मेजर एस्पेक्ट इन राइटिंग व्हाइल राइटिंग ड्रामा, बट वी हैव द ऑप्शन डी जो बात कर रहे हैं क्लिशे की, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। सो ये हमारा जो है ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि विच इज नॉट अ मेजर एस्पेक्ट रिलेटेड टू द प्ले राइटिंग। आप सभी ने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा इसके आंसर के साथ में। चलिए और फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जहां से ज्यादा लोग हमें जुड़ सके इस चैनल के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू। एंड बात कर लेते हैं नंबर 2 क्वेश्चन की।
आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन मुल्कराज आनंद मुनो इन द कुली। मुल्कराज आनंद का जो कुली नॉवेल है और उसका जो कैरेक्टर है मुनु इज द इसेंशियल एंड ultimately a victim of a different oppression in society compared to that which Baka is in the untouchable goes through a day. What is the other crucial difference between the two characters when all that is stated and on the surface is understood that could be inferred? यहाँ पे बात हो रही है कि भाका एंड मुनु के कैरेक्टर की बात हो रही है जो कि मुल्कराज आनंद के दो नॉवेल से लिए गए हैं। मुनु इज कैरेक्टराइज इन द नॉवेल ऑफ मुल्कराज आनंद जिसका नेम है कुली, और इस नॉवेल की अगर पब्लिकेशन ईयर की बात करें तो 1936 में ये नॉवेल पब्लिश हुआ है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड अनटचेबल जिसमें भाका का कैरेक्टराइजेशन है, अनटचेबल जो वर्क है दिस इज पब्लिश इन द ईयर 1935। एंड ये दोनों कैरेक्टर का है कि कुछ इनमें जो एक है क्योंकि दोनों ultimately and जो victim of a different oppressions in society compared to that of the बाका इन द कैरेक्टर ऑफ द इन द नॉवेल ऑफ द अनटचेबल। तो उसमें एक और आपको बताना है कि दूसरा अदर क्रूशियल डिफरेंस इन दोनों कैरेक्टर के बीच में कौन सा है, जो ऑप्शंस हमारे पास है उसके थ्रू बताना है। ऑप्शन ए है बाका सफर्स अनटचेबिलिटी, मुन्नो इज अ विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एंड ऑप्शन बी है बाका कैन बी रिडीम्ड बाय अ लीडर, मुन्नो इज रिडेम्पशन इज डेथ। Baka is a joy boy throughout the novel. Monu grows into a man. Baka can dream. Monu has to exist. तो इसमें कौन सा है कि दोनों जो है वो करेक्ट डिफरेंस क्रिएट करता है, एंड द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन बी। ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस किए इस नॉवेल से रिलेटेड। पहला था कुली नॉवेल से रिलेटेड जो कि पब्लिश हुआ है 1936 में, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा था वो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या आप एक्सप्लेनेशन की बात कर लो तो वो हमारा विद अनटचेबल नॉवेल से है जो कि 1935 में पब्लिश हुआ है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं मुल्कराज आनंद के। ही वाज द ग्रेट नॉवेलिस्ट ऑफ द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मिलर रोट इन 1949 के वर्क की बात हो रही है इनके ऑर्थर मिलर की। द क्वालिटी इन सच प्लेस, जैसे ट्रेजेडी की बात हो रही है, दैट डज शेक अस डिराइव फ्रॉम द underlying fear of being displaced, the disaster inherent in being turned away from our chosen image of what and when we are in this world. Among us today, this fear is as strong and perhaps stronger than it was ever. In fact, it is the common man who knows this fear best. And बताया जा रहा है कि which play of ऑर्थर मिलर इलस्ट्रेट्स द हाइलाइटेड कॉज। ये हाइलाइटेड जो कॉज एक फियर से रिलेटेड है उसमें कौन सा उनका जो प्ले है, ये ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे सामने ए बी सी डी। तो ये कौन सा उनका प्ले उनके इस कॉज या हाइलाइटेड कॉज को इलस्ट्रेट करता है या डिस्क्राइब करता है, जो कि उनका वर्क जो लिखा गया था वो 1949 में लिखा गया था। आपने आंसर भी दे दिया होगा क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है और यहाँ पे मैंने आपका एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने मेंशन कर रखा है। द लास्ट यंकी इनका फर्स्ट प्ले है, इनका 1991 में ये पब्लिश हुआ है। ऑल माय सन्स 1947 का वर्क है। डेथ ऑफ अ सेल्समैन 1949 का वर्क है एंड द क्रूशिबल इज 1953 का वर्क है। सो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन सी, क्योंकि डेथ ऑफ सेल्समैन की यहाँ पे बात हो रही है जो एक फियर एक डर की बात कर रहा है इस प्ले में, एंड डेथ ऑफ सेल्समैन इज इम्पोर्टेंट प्ले ऑफ ऑर्थर मिलर जो कि लिखा गया है 1949 में। Number 4 question is, what makes women writers in Indian writing in English stand out? इस क्वेश्चन का आंसर देना है। women जो राइटर्स हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की वो कहाँ स्टैंड आउट करती हैं, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है women writer continue to define the border of the community, class and race. ऑप्शन बी है women writers are more concerned with exploitation in the name of patriarchy and right from the victim's point of view. Option C, women writers are barely directly affected by colonialism. Option D है women writers are sensitive to what Indian women have suffered under double colonization, patriarchal and colonial yokes simultaneously. And जो correct answer है वो हमारा
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। What makes women writers in Indian in writing in English stand out? कि मतलब women जो writers हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की, वो जो इंग्लिश में अपने वर्क्स को लिखती हैं, तो वो किस तरीके से किस चीज पे बेस्ड ऑन अपने वर्क को लिखा करती थी, या किस में वो अपनी चीजों को रखती थी, किस कॉन्सेप्ट से रिलेट करता हुआ। तो यहाँ पे वुमेन राइटर्स ने जो भी विमेन्स इंडियन विमेन सफर कर रही हैं डबल कॉलोनाइजेशन में, जैसे एक पैट्रियार्कल कॉलोनाइजेशन था और एक कॉलोनियल जो कॉलोनाइजेशन था, उसी से रिलेट करते हुए इनके वर्क्स होते थे, जो कि विमेन्स राइटर थी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 इज fill in the blank by choosing the correct option. Hemingway employs to narrate the tale of the old man and sea. अब इस यहाँ पे बात हो रही है कि हेमिंगवे के जो नॉवेल, अर्नेस्ट हेमिंगवे के नॉवेल की बात हो रही है, द ओल्ड मैन एंड द सी की बात हो रही है। एम्प्लॉयज टू नरेट द टेल, किस तरीके से उन्होंने अपने टेल को नरेट किया हुआ है इस वर्क में, इस नॉवेल में, द ओल्ड मैन एंड द सी में। एंड ऑप्शंस है मल्टीवोकल नरेटिव, ऑप्शन बी अप्लाई ऑन वॉल टेक्निक, ऑप्शन सी द फर्स्ट पर्सन नरेटर, ऑप्शन डी अ थर्ड पर्सन ओमनिसेंट नरेटर। एंड जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन डी, द थर्ड पर्सन ओमनिसेंट नरेटर। इसमें जो उन्होंने हेमिंगवे ने नरेशन की जो एक एप्लॉय किया हुआ है टेक्निक, दैट वाज अ थर्ड पर्सन ओमनिसेंट नरेटर के रूप में उन्होंने इस नॉवेल की स्टोरी को नरेट किया हुआ है। नंबर 6 इज व्हाट इज द फ्लाई इन एमिली डिकिंसन्स पोएम आई हर्ड अ फ्लाई बज़ व्हेन आई डाइड। ये एमिली डिकिंसन के पोएम की बात हो रही है, जो कि अमेरिकन पोएटेस थी। एंड उनका जो लाइन था आई हर्ड फ्लाई बज़ व्हेन आई डाइड, तो फ्लाई किस चीज को डिनोट करता है, ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। एंड जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, जो भी यहाँ पे ऑप्शन बी एंड सी तो बिल्कुल भी नहीं इसको डिनोट करता है या इसको एक्सप्रेस करता है, इनके जो ये फ्लाई रिलेट करता है जो वर्ड है। एंड जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन ए, अ मेटाफर। यहाँ पे फ्लाई को एज अ मेटाफर यूज करा हुआ है बाय एमिली डिकिंसन फॉर हर सोल, उनकी सोल के लिए जो कि उनकी बॉडी को छोड़ रहा है। एंड फ्लाई हियर कैनोट्स डेथ, उनकी डेथ को वो डिनोट करता है इस वर्क, इस इनके लाइंस में। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नंबर 7 क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर बिलो कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर कैरेबियन लिटरेचर। कैरेबियन लिटरेचर की बात हो रही है यहाँ पे कि उस ऑथर का नाम बताना है जो कि कैरेबियन लिटरेचर से नहीं बिलोंग करता है। एंड वी हैव द ऑप्शंस, ऑप्शन ए डेरेक वॉलकॉट, ऑप्शन बी नैडिन गोल्डमर, ऑप्शन सी बी.एस. नैपॉल एंड ऑप्शन डी है CLR जेम्स। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नैडिन गोल्डमर इज नॉट द पोएट, इज नॉट द मैन ऑथर हु बिलोंग्स टू द Caribbean literature. Number 8 question is the torture's initiation into modern life mimic Chan's philosophical over and or undertones in an imaginary land, the part feudal, part modern setting of inchoate longing and voice, dissatisfactions and intellectual impotence of the marginalized upper caste protagonist and the confused inner life of a fragmented makeshift pre-colonial society that has yet to figure out its past or future are the concerns of this novelist. According to the critic, identify the novelist. Identify करना है novelist को about whom this is said. And we have the option. Option A Rajaram, option B Rabindranath Tagore, option C Mulraj Anand, या option D R.K. Narayan. And the correct answer we have here, that is option D. This is said about R.K. Narayan by a critic. And ये सभी important question है 2018 DSSB PGT इंग्लिश के पेपर से रिलेटेड। एंड नंबर 9 क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस ऐसे आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। 9 क्वेश्चन जो हमारा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, द रोड बाय सोइंका डिपिक्ट्स द नाइजीरियन एक्सपीरियंस during the middle of the 20th century, and it reflects the roles played by drugs criminals, corrupt policemen, and unscrupulous politicians. The line is from the road of old Soinka, may we never walk when the road waits famished.
ये लाइन्स है द रोड जो वर्क है वॉल सोइंका का, और जिसमें एक डिपिक्शन दिया जाता है नाइजीरियन एक्सपीरियंस का 20th सेंचुरी के अकॉर्डिंग, जो एक पुलिसमैन, ड्रगिस्ट, क्रिमिनल, करप्ट पुलिसमैन के एंड पॉलिटिशियंस की बात कर रहा है इस वर्क में। और आपको बताना है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की सिग्निफिकेंस का क्या महत्व है या क्या ये लाइन एक्सप्रेस करती हैं। मे वी नेवर वॉक व्हेन द रोड वेट्स famished and what it explains in the line। जो करेक्ट आंसर है, मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ, दैट इज ऑप्शन ए। इट एक्सप्लेन इट इज अ प्रेयर ऑफ ओगुन द गॉड ऑन द रोड इन योरूबा कॉस्मोलॉजी एंड नॉट सिंपली द रोड इटसेल्फ दैट वेट्स हंग्री। ये यहाँ पे इस क्वेश्चन, इस लाइन को डिनोट करता है, या इसका लाइन का जो सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, by this is the meaning of this explained in the first option। Number 10 question is, फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, एंड जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता रही हूँ आपको वो भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव लग रहे होंगे, तो प्लीज इनको नोट डाउन करते चलो, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी शेयर नहीं किया तो इसको शेयर जरूर करिए इस वीडियो को, जो कि DSSB इंग्लिश के पेपर से रिलेटेड है, 2018 का क्वेश्चन जो हम यहाँ पे आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन है हमारा, 8 laments in Easter 1916, all changed utterly, a terrible beauty is born, explain the nature of the change and the terrible beauty referred to here। टेरिबल ब्यूटी किसको रेफर किया जा रहा है यहाँ पे, जो कि W.B. Yeats के पोएम ईस्टर 1916 में उन्होंने ये लाइंस एक्सप्लेन की हैं, all changed utterly, a terrible beauty is born। जो एक्सप्लेनेशन है इसका टेरिबल ब्यूटी का, वो ऑप्शंस के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। ऑप्शन ए जो है द आयरिश राइजिंग एंड द इंग्लिश रिएक्शंस, ऑप्शन बी मॉडकॉन्स चेंज ऑफ माइंड एंड हार्ट, ऑप्शन सी है जो द डॉन एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्निज्म, ऑप्शन डी अ ग्रोइंग इंडिफरेंस टू नेचर आफ्टर। एंड जो करेक्ट आंसर जो हमारा है नंबर 10 क्वेश्चन के लिए वो है हमारा ऑप्शन ए, द आयरिश राइजिंग एंड द इंग्लिश रिएक्शंस। ये इस लाइन को डिनेट करता है, टेरिबल ब्यूटी इज बोर्न, दिस इज द करेक्ट आंसर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये W.B. Yeats का। Number 11 question is, the dramatist was the first to use characters pared down to basic existential elements and as symbol to reiterate his Stygian unpleasantly dark होता है Stygian का मतलब view of the human condition। He is also known as the one who initiated the theater of the absurd। तो ये इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में आ जाता है या इसे रिलेट करता हुआ तो आप थिएटर ऑफ एब्सर्ड को समझ के ही आंसर दीजिएगा। तो आपको बताना है आइडेंटिफाई द ड्रामेटिस्ट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन हियर, और जो हमारा करेक्ट आंसर है हम सभी जानते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो रिलेट करता है जिस ड्रामेटिस्ट से, दैट वाज द ऑप्शन डी सैमुअल बेकेट। एब्सर्ड इनका जो प्ले था दैट वाज द वेटिंग ऑफ गॉडेट, दिस इज द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ सैमुअल बेकेट। तो ये इम्पोर्टेंट इनका प्ले है, एंड सैमुअल बेकेट के जो बिलोंग करते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड से, प्ले से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था जिसमें किसी भी प्ले को जो इसका सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था दैट वाज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, नॉट वेरी कनेक्टिंग टू द मॉडर्निटी और कनेक्टिंग टू दी सोसाइटी या सोशल इश्यूज से जो कनेक्ट नहीं करता था, एंड दैट्स व्हाई सैमुअल बेकेट वेटिंग ऑफ गॉडेट इज इम्पोर्टेंट प्ले, और जो इसी कॉन्सेप्ट थिएटर ऑफ एब्सर्ड से रिलेट करता है, और वहां पे इस क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ ये इनका आंसर है। नंबर 12 क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग लाइंस व्हाट इज इट दैट निज़्म एज़ेकिएल इज रेफरिंग टू। लाइंस की बात कर लेते हैं जिसमें वो रेफर कर रही हैं, आपको बताना है कि वो क्या रेफर कर रही हैं। And the line is, there is a place to which I often go, not by planning to, but by a flow, away from all existence to a core, lucidity whose will is uncontrolled, here the meals of God are never slow। ये लाइन्स हैं निज़्म एज़ेकिएल की, तो उनको बताना है कि ये लाइन क्या रेफर कर रही है। ऑप्शन ए है वार्मथ ऑफ होमलैंड, ऑप्शन बी इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, ऑप्शन सी फिटनेस ऑफ ग्रेवयार्ड,
फाइनाइटनेस ऑफ ग्रेवयार्ड, या ऑप्शन डी है अंडरस्टैंडिंग लाइफ एंड डेथ। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये नज़म एज़ेकिएल का, जिसका नेम है फिलोसफी। ये फिलोसफी पोएम है नज़म एज़ेकिएल का, जहां से ये लाइंस इनकी ली गई हैं। एंड व्हाट इज दिस लाइन रेफरिंग? दैट वाज ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग लाइफ एंड डेथ। ये रेफर कर रहा है इस लाइन के थ्रू नज़म एज़ेकिएल, जो कि इस लाइन में उन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है। नंबर 13 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेम द प्ले बाय जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ which is about war between gender, shows women as conqueror and posits that is the battle between instinct and intelligence. Instinct always wins. This play has Don Juan as a Sabian hero in England as the turn of the century. एंड ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है कि इस प्ले की बात हो रही है जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ के, जीबी शॉ के। मैन एंड सुपरमैन 1905 का ही प्रीमियर हुआ था। कैंडिडा 1894 का इनका वर्क है, प्रीमियर हुआ था। ऑप्शन सी मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन 1902 का ये प्रीमियर हुआ है, ये इनका प्ले। एंड ऑप्शन डी है द डेविल्स डिसाइपल 1897 का ये इंपॉर्टेंट वर्क है जीबी शॉ का, और किसमें एक वॉर का, जेंडर वॉर का एक डिस्क्रिप्शन मिलता है। दैट वाज फ्रॉम द प्ले ऑफ जीबी शॉ एंड आर्म्स एंड द मैन की बात हो रही है 1905 का, जो कि इंपॉर्टेंट वर्क है। नंबर 14 क्वेश्चन इज, in this poem T.S. Eliot reflects upon language, time and history. The poem itself could be read as a clear meditation of time. Identify the poem. poem की बात हो रही है T.S. Eliot के, जो ग्रेट पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड क्रिटिक थे 20th सेंचुरी मॉडर्न एरा के। तो आपको बताना है कि उनके किस पोएम में मेडिटेशन ऑफ टाइम को जो रिफ्लेक्ट करता है, आपको उसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है एश वेडनेसडे 1930 का वर्क है। ऑप्शन बी द वेस्टलैंड 1922 में पब्लिश हुआ है। द फोर क्वार्टर्स 1941 का वर्क है। एंड द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक 1915 का वर्क है। और जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, द फोर क्वार्टर्स, जो कि 1941 का वर्क है टीएस इलियट का। एंड इट रिफ्लेक्ट्स रिलेटेड टू द लैंग्वेज, टाइम एंड हिस्ट्री, एंड इट इज read as a clear meditation on time. Number 15 question, and this is the last question of the video. What does the scarlet letter stand for in the scarlet letter? Why is the color scarlet used here? आपको आंसर देना है, और जो आंसर यहाँ पे अवेलेबल है, मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ, डायरेक्टली आंसर आपको दे देती हूँ, इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इट इज द लेटर ए of the alphabet. Its color is a biblical reference to the war of Babylon, who was dressed in a purple and scarlet. तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा, जो स्कारलेट लेटर में ये को स्टैंड करता है। और कलर इसलिए यूज करा हुआ है क्योंकि बेबीलोन, वॉर ऑफ बेबीलोन, who was dressed in a purple and scarlet, और biblical, it is a color of reference related to the biblical reference, and that's why this is stands for here in the scarlet letter. This is here 31 question. Mehboob Ali in Kipling's Kim tells Kim, here begins the great game. और यहाँ पे दिया गया है कि ये स्टेटमेंट जो है here begins the great game, ये एक स्टेटमेंट है इस रूडियार्ड किपलिंग के वर्क से, किम से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है रूडियार्ड किपलिंग का। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑप्शंस दैट offers the most relevant and clear interpretation of the statement. जो most clear and relevant interpretation है इस स्टेटमेंट से रिलेटेड, आपको इन ऑप्शंस में उसको ढूंढना है, उस पर आइडेंटिफाई करके उसको टिक करना है या क्लिक करना है, उससे करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। तो जो हमारा ऑप्शंस है यहाँ पे, ऑप्शन ए है इट रिफर्स टू द बैटल for supremacy in Asia between Britain and Russia in the 19th century. ऑप्शन बी जो हमारा है, जल्दी से मैं पढ़ रही हूँ इसको, it seeds the spy stories of Lee Carey around Kim Philby, where espionage was a game. It hints at the battle between the races in which Kim would ultimately become a chela. And option D है it predicts the Cold War between the West and रसिया इन दी 20th सेंचुरी। जो करेक्ट ऑप्शन है, जो इस स्टेटमेंट को रिलेवेंट है और क्लियर इंटरप्रिटेशन करता है, उससे रिलेटेड जो करेक्ट हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन ये ए है। इट रिफर्स
to the battle for supremacy in Asia between Britain and Russia in the 19th century. जो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को बिल्कुल ही रिलेवेंट करता है. Here begins the great game. आपको समझ में आ गया होगा एंड आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा क्वेश्चन को. और जल्दी जो लोग अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और लाइक भी कर दीजिए. शेयर आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे करना है जिस भी ग्रुप को आपने ज्वाइन कर रखा है, टेलीग्राम एंड ऑल्सो फेसबुक पे. आप वहां जरूर इसको शेयर करिए इस वीडियो को. 32nd क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो हमारा 32 क्वेश्चन है. Who said this? ये लाइन किसने बोली है? आपको क्वेश्चन का आंसर देना है. मैं ऑप्शन अभी से ही आपको मेंशन कर दे रही हूँ यहाँ पे. चलिए लाइन की बात कर लेते हैं. मैं रिपीट एक बार इसको पढ़ लेती हूँ. मैजिक रियलिज्म एट लीस्ट एज practiced by Marcuse is a development out of surrealism that expresses a genuinely third world consciousness. He is not writing about Middle Earth but about one we all inhabit. Macondo exists that is its magic. ये स्टेटमेंट किसने कहा है? आपको इसका आंसर देना है. ऑप्शन से होमी भाभा, सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी विक्रम सेठ या ऑप्शन डी हमारा है एडवर्ड सेड. एंड जो करेक्ट आंसर है वो हमारा वो ऑप्शन बी है. सलमान रुश्दी हैड सेड दिस लाइन. एंड जितने भी ये इंपॉर्टेंट जो आप यहाँ पे ऑथर्स देख रहे हो, ये नॉवेलिस्ट देख रहे हो, दे ऑल आर रिगार्डेड एज दी colonial writers इनको बोलते हैं. सॉरी पोएट्स नहीं, colonial writers इनको बोलते हैं. एंड ऑल्सो कॉमनवेल्थ राइटर्स भी इनको बोला जाता है. तो ये जो स्टेटमेंट है ये सलमान रुश्दी का स्टेटमेंट है जो कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर, इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट जाने जाते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 33 is Hopkins' Pied Beauty is a unique example of Curtal sonnet. Explain the significance of these lines that and the echo of image by other poet. All things encounter, original, spare, strange. Whatever is fickle, who knows how? With swift, slow, sweet sword, a dazzle dim, he fathers forth, whose beauty is past change. ये है एक लाइन है कर्टल सोनेट से. क्या चीज ये लाइंस एक्सप्लेन करती है आपको इसका आंसर देना है. एंड इसमें हॉपकिंस की पाइड ब्यूटी का जो एक कर्टल सोनेट का बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है. अब बताना है कि किस तरीके का नॉवेल है, क्या सिग्निफिकेंस है इस लाइंस का, इसका आंसर देना है. और बिना ऑप्शन पढ़े हुए मैं डायरेक्टली आंसर की तरफ जाती हूँ क्योंकि ऑप्शन बहुत ही लेंदी हो जाएगा और टाइम बहुत ही कम है हमारे पास एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए. तो डायरेक्टली आंसर की तरफ चलते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है. Hopkins in this hymn opinion reinforces this notion of a changeless God divinely creating dapperness, complexity, variety, flow, similar to a kind God creating the lamb and a punitive one, the tiger in black. ये इस लाइन को एग्जाम्पलीफाई करता है या सिग्निफिकेंस है इस लाइन का जो कि किसी अदर पोएट का एक इको इमेज लेकर के इस लाइन को लिखा गया है. इस लाइन की या पाइड ब्यूटी को एक तरीके से एग्जाम्पलीफाई करता है. जीएम हॉपकिंस का ये इंपॉर्टेंट वर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 is the Oxford Dictionary defines drama as a play for theatre. जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो ड्रामा को डिफाइन करती है अ प्ले फॉर थिएटर, रेडियो और टेलीविजन एज अ जॉनर or style of literature and as the activity of acting. What is the impact of television on the literariness of English drama? In which aspects of drama as theatre is the influence most palpable? तो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने डिफाइन किया है ड्रामा को वो प्ले फॉर थिएटर, रेडियो एंड टेलीविजन बोला है. तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि in which aspect of drama as theatre is the influence most palpable. तो आपको इसका आंसर देना है डायलॉग डिलीवरी एंड ऑथेंटिक लैंग्वेज. ऑप्शन बी कॉस्ट्यूम्स एंड प्रेजेंटेशन. ऑप्शन सी है अवेयरनेस ऑफ द इमेजेस कंस्ट्रक्टेड फॉर व्यूअर्स. ऑप्शन डी है इमर्जेंस ऑफ क्लोजेट ड्रामा. सो करेक्ट आंसर जो हमारा है उसकी तरफ हम डायरेक्टली चलते हैं. दिस इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर जो कि बता रहा है अवेयरनेस ऑफ द इमेजेस कंस्ट्रक्टेड फॉर व्यूअर्स. नंबर 35 क्वेश्चन. Which of these is not an assessment method? अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमारे
टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चंस, जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट के एग्जाम के लिए जा रहे हो, बट इंग्लिश में जो क्वेश्चंस होंगे उनको आपको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये मेथोडोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, तो आपको इसका आंसर देना है 35 क्वेश्चन का, विच ऑफ दीज इज नॉट एन असेसमेंट मेथड। जो करेक्ट आंसर इसका वो है ऑप्शन डी। स्टूडेंट वॉचिंग अ कार्टून ऑडियो विजुअल इज नॉट अ मेथड ऑफ असेसमेंट। सिमुलेशंस, डिस्कशन, बोर्ड थ्रेड एंड पोस्टर्स, ये सभी जो होते हैं ये असेसमेंट होते हैं, ये एक तरीके के असेसमेंट मेथड्स काउंट किए जाते हैं। बट स्टूडेंट्स जो वॉच कर रहे हैं कार्टून ऑडियो विजुअल पिक्चर्स को वॉच कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ असेसमेंट मेथड। एंड प्लीज फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा हुआ है और एक्सप्लेनेशन में आपको जो दे रही हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर आपको वो पसंद आ रहा है तो एक थम्स अप बनता है। एंड ऑल्सो शेयर कर दो वीडियो को, और वीडियो के एंड में आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, आई बटन चेक कर लीजिएगा, एंड स्क्रीन चेक कर लीजिएगा। वहां पे इंपॉर्टेंट मैं वीडियोस की लिंक डालती हूँ, आप उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं 36 क्वेश्चन की। Which of these is not a label of cognitive domain? Cognitive domain, संज्ञानात्मक डोमेन का कौन सा ये लेवल नहीं है, आपको इसका आंसर देना है। और ये क्वेश्चन हमारा फिर से टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड आ रहा है। सिंथेसिस, एप्लीकेशन, आर्टिकुलेट्स एंड इवेल्युएशन, और जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। 36 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दिस इज नॉट एज अ कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर रही हूँ। तो ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि सिंथेसिस होता है, एप्लीकेशन होता है, इवैल्यूएशन, ये होते हैं संज्ञानात्मक जो एक डोमेन है, उस क्षेत्र है, उसके सभी ये लेवल्स होते हैं। बट आर्टिकुलेट्स इज नॉट comes under the level of cognitive domain. Number 37 question is, which of these is not an advantage while using the teaching derived material for teaching? आपको इसका आंसर देना है कि इन सभी ऑप्शंस में से वो कौन सा ऐसा नहीं ऑप्शन है जिसका एडवांटेज नहीं होता है व्हाइल यूजिंग द टीचिंग डिराइव्ड मटेरियल फॉर टीचिंग। तो ऑप्शंस भी इसके जो है वो बहुत लेंथी हैं, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्टली मैं आपके लिए आंसर की तरफ चलती हूँ। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। Quality materials take time to produce and educate staff, time as well as resources need to be allocated. ये हमारा इस ऑप्शन से करेक्ट करता है, because this is not an advantage while using the teaching derived material for teaching. और बाकी के ऑप्शन ए, सी एंड डी ये सभी जो है वो यूज करे जाते हैं while deriving materials for teaching. इसकी बात मैं कर लेती हूँ। Institutionally prepared material which enhance and the reputation of the institution by demonstrating its commitment to providing material specifically for its student. ये जो है ये करेक्ट है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मतलब इसमें यूज होता है इस तरीके की टेक्निक। इसके एडवांटेजेस है अपने, जब हम पढ़ाते वक्त कोई मटेरियल टीचिंग से रिलेटेड यूज करते हैं तो। बट क्वालिटी मटेरियल्स टेक टाइम टू प्रोड्यूस एंड एडुकेट स्टाफ टाइम एज वेल एज रिसोर्सेज नीड टू बी एलोकेटेड, ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन बी हमारा होगा आंसर। 38 क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of these statements on audio visuals, जिसको AV के नेम से जानते हैं, is not correct? ऑडियो विजुअल स्टेटमेंट से रिलेटेड कौन सा वो ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो नेगेटिव में पूछे जा रहे हैं, नहीं से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो हम इसके आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए है AV helps in developing perception. ऑप्शन बी है AV मीन्स ऑडियो विजुअल हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। ऑप्शन सी है ऑडियो विजुअल हेल्प्स इन गेनिंग अटेंशन ऑफ डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी है AV हेल्प्स इन असिमिलेशन ऑफ नॉलेज। सो करेक्ट जो हमारा ऑप्शन है विच इज नॉट दिस स्टेटमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा है ऑप्शन सी, ठीक है। तो बाकी सभी जितने हैं वो ऑडियो विजुअल से करेक्ट ऑप्शंस में से आते हैं। जैसे AV जो होता है ऑडियो विजुअल, वो हेल्प करता है परसेप्शन एक तरीके का क्रिएट करने में कि आगे क्या होने वाला है। और ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट होता है क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है, क्योंकि आज के टाइम में कोविड के ड्यूरेशन में ये ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का भी काम कर रहा है, इससे पहले भी काम करता था। जिस तरीके से ऑडियो विजुअल के थ्रू हम क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, या हम किसी नॉलेज को देखते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। और ये हमारा काउंट होता है ऑडियो विजुअल स्टेटमेंट से रिलेटेड। और
ऑप्शन सी जो हमारा है वो काउंट नहीं होता है, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज दिस इज द स्टेटमेंट ऑन ऑडियो विजुअल इज नॉट करेक्ट. और 39 क्वेश्चन इज which of these statement is not true about the factors that affect inclusive education. इंक्लूसिव एजुकेशन की बात यहाँ पे हो रही है कि इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो करेक्ट फैक्टर या ट्रू फैक्टर नहीं है अबाउट द इफेक्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. Expenses are a constraint to meet up the needs of all these children. Option B जो हमारा है, differently abled students can never be made a part of normal students in any given classroom. Option C है, society's negative attitude towards children of different abilities. Option D है, accessibility to the students to reach the classroom. जो करेक्ट आंसर है, जो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट है हमारा, कि जो पूछा जा रहा है वो हमारा ऑप्शन बी है. Which of these statement is not true about the factors that affect inclusive? इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं करता है इंक्लूसिव एजुकेशन को? तो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स कैन नेवर बी मेड अ पार्ट ऑफ नॉर्मल स्टूडेंट्स इन एनी गिवन क्लासरूम. ये हमारा नहीं करेक्ट है सेंटेंस, बिकॉज जो आज के टाइम की जो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर जो चीजें आती हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो होता है कि डिफरेंटली एबल्ड और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, जो एबनॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, वो ऐसे क्लासरूम को क्रिएट किया जाता है जहाँ पे वो दोनों साथ साथ पढ़ते हैं. तो ये हमारा स्टेटमेंट कि यहाँ पे दिया जा रहा है कि ऐसे नहीं पढ़ पाते हैं, वो नॉर्मल क्लासरूम का हिस्सा नहीं हो पाते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, वो अफेक्ट करता है, तो ये गलत है. ये हमारा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में इसको पूछा जा रहा है, नॉट ट्रू पूछा जा रहा है फैक्टर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे दिस इज नॉट अ ट्रू फैक्टर अकॉर्डिंग टू द अफेक्ट ऑफ द इंक्लूसिव education. Number 40 question is, a teacher wants to develop the gross motor skill of the students. Which of these activities would not be appropriate for developing gross motor skill? Gross motor skill जो होता है वो कौन सा ऐसा एक्टिविटीज है इस 4 ऑप्शंस में से जो स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करने में वो एक्टिविटी का काम नहीं होता है? ग्रॉस मोटर स्किल्स को डेवलप करने में किस एक्टिविटी का काम नहीं होता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस है, ए बॉल थ्रोइंग, ऑप्शन बी स्ट्रेचिंग, ऑप्शन सी क्लाइंबिंग, ऑप्शन डी न्यूज़पेपर क्राउच. तो करेक्ट जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा. दिस इज नॉट एक्टिविटी विच is appropriate for developing gross motor skills in students by a teacher. 41 is, which of these is not a blog tool? ब्लॉगिंग का टूल कौन सा नहीं है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेथडोलॉजी से रिलेटेड. तो हमारा जो आंसर होगा, क्योंकि ब्लॉगर इज अ ब्लॉगिंग टूल, एडो ब्लॉग भी होता है ब्लॉगिंग टूल का, परमालिंक है, और वर्डप्रेस आल्सो होता है एक ब्लॉगिंग टूल, बट दिस इज नॉट अ ब्लॉगिंग टूल. परमालिंक इज नॉट अ ब्लॉगिंग टूल. सो नंबर 42 question. When the test measures what it claims to measure along with what is worth measuring, then the test is said to be. तो जब टेस्ट को मेजर किया जाता है, what it claims to measure along with what is worth measuring, और उस तरीके के टेस्ट को क्या बोलते हैं? रिलायबल टेस्ट बोलते हैं, ऑथेंटिक टेस्ट बोलते हैं, फेयर या वैलिड टेस्ट बोलते हैं. सो करेक्ट जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है. एक वैलिड टेस्ट बोलते हैं उसको जब कोई टेस्ट मेजर किया जाता है एंड इट इज क्लेम्स टू मेजर अलोंग विथ व्हाट इज वर्थ मेजरिंग. जो मेजर करने योग्य है या जो मेजर करना चाहिए उसके साथ में जो टेस्ट मेजर होता है, दैट इज कॉल्ड वैलिड टेस्ट मेजर. नंबर 43 क्वेश्चन इज, the aim of which scheme launched in 2001 is to provide useful and relevant elementary education for all children in the age group of 6 to 14 years. यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. यहाँ पे 2001 में कौन सी ऐसी स्कीम है जो लॉन्च की थी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, जो प्रोवाइड करे एक यूजफुल एंड रेलिवेंट एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर द चाइल्ड, फॉर द बच्चा, जो बच्चा पढ़ रहा है, एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 एज ग्रुप के लिए कौन सी ऐसी स्कीम 2001 में लॉन्च की गई थी? और ऑप्शंस हमारे पास हैं. ऑप्शन ए जन शिक्षा संस्थान, ऑप्शन बी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑप्शन सी है
द स्टेट रिसोर्स सेंटर्स। ऑप्शन डी है सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। सो करेक्ट आंसर जो हमारा है ऑप्शन जी है। दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज वाज लॉन्च्ड इन 2001 बाय इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लॉन्च किया गया था। ये स्कीम थी जिसमें एक रेलेवेंट और यूजफुल एजुकेशन मिल सके उन बच्चों को जिनकी एज ग्रुप 6 ईयर से लेकर के 14 ईयर से 6 से 14 साल के बच्चों को 2001 में ये सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू एक रेलेवेंट और यूजफुल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। नंबर 44 क्वेश्चन इज द स्किल ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग आर कॉल्ड डॉट 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 स्किल। कौन सी स्किल बोली जाती है? स्किल ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग, एंड दैट इज कॉल्ड एक्टिव स्किल, प्रोग्राम स्किल, आर्बिट्रेटर स्किल या पैसिव स्किल। और इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए होगा। इसको हम एक्टिव स्किल्स के नेम से जानते हैं क्योंकि स्पीकिंग एंड राइटिंग जो है एक एक्टिविटी को और एक बच्चे को एक्टिव करता है खुद के थ्रू, और वो अपनी एक्टिविटी के थ्रू ही इसको कर रहा होता है। दैट इज कॉल्ड द active skill. Number 45 question, and this is the last question of this video. Which of these examples does not integrate art, dance, music, craft with other subjects? Which of these examples does not integrate art, dance, music, craft with other subjects? So हमारा जो options है यहाँ पे, students explore Indian methodology using puppets in social science classes. Tamil students learn the difference between translating and interpreting the language using music and the literary works of R.D. Burman. Option C, history students watch a movie on Akbar in an open air auditorium to know the good works of the emperor. Option D है mathematics students manipulate flower garland to understand the पैटर्न्स। सो यहाँ पे जो हमारा है कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो इंटीग्रेट नहीं करता है आर्ट, डांस एंड म्यूजिक, क्राफ्ट को अदर सब्जेक्ट्स के साथ में। तो ये जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा होगा ऑप्शन सी, जो हिस्ट्री स्टूडेंट्स watching a movie on Akbar in open air in order to know the good works of the एम्परर, ये हमारा जो है ये एग्जाम्पल नहीं है, इंटीग्रेट नहीं करता आर्ट, डांस, म्यूजिक, क्राफ्ट को दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ में। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स एक्सप्लोर इंडियन मेथोडोलॉजी यूजिंग पपेट्स इन सोशल साइंस क्लास। ये है इंडियन मेथोडोलॉजी को यूज कर रहे हैं पपेट्स के थ्रू, उसको समझ रहे हैं। और ऑल्सो तमिल स्टूडेंट्स लर्न डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग द लैंग्वेज म्यूजिक यूजिंग म्यूजिक एंड द वर्क लिटरेरी वर्क्स ऑफ R.D. Burman. So फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो कि हमारा DSSB 2018 की पेपर से था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जरूर एक बारी इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के इंपॉर्टेंट जो वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं उसको जरूर वॉच आउट करिए। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स मिलेंगे, इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स मिलेंगे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड इस चैनल पे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।